नमस्कार। सोचिए आपके पास एक पक्की भरोसेमंद नौकरी है जो घर का सारा खर्च चलाती है और उसी तनख्वाह से आप एक बड़ा जोखिम भरा सपना पूरा कर रहे हैं, मतलब अपना स्टार्टअप खड़ा करने का। आज हम एक ऐसी ही कॉफी कंपनी की कहानी समझेंगे जिसका भरोसेमंद B2B बिजनेस उसके अपने ब्रांड बनाने के बड़े सपने को फंड कर रहा है। सवाल यह है कि क्या ये जुआ काम करेगा? हमारे पास जो दस्तावेज हैं उनके आधार पर आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक जरूरी बात है। ये सारी चर्चा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है और इसे किसी भी तरह से निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। हम कोई रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं है। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। तो चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्ट में एक बात है जो मेरे हिसाब से सबसे हैरान करने वाली है। कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल लगभग 38% बढ़ा है। ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि ये सिर्फ दाम बढ़ाने से नहीं हुआ। हाँ, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इस 38% की ग्रोथ में से लगभग 20% तो वॉल्यूम ग्रोथ है। 20%? जी, 20%। यानी कंपनी ने असल में पिछले साल से 20% ज्यादा कॉफी बेची है। बाकी जो 18% है वो बेहतर कीमतें मिलने और बेहतर प्रोडक्ट मिक्स से आया है। एक मिनट, बेहतर प्रोडक्ट मिक्स मतलब ज्यादा महंगे हाई वैल्यू प्रोडक्ट बेचने से। तो ये एक बहुत ही मजबूत संकेत है। ये बात मुझे थोड़ी हैरान कर रही है। आज के महंगाई के दौर में जहां लोग खर्च कम कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है कि लोग ज्यादा कॉफी खरीद रहे हैं? ये वॉल्यूम ग्रोथ आ कहां से रही है? ये दिखाता है कि बाजार में वास्तविक मांग लौट रही है और इसका असर सिर्फ रेवेन्यू पर नहीं बल्कि मुनाफे पर भी साफ दिख रहा है। कंपनी का EBITDA यानी ब्याज और टैक्स चुकाने से पहले का जो मुनाफा है वो 47% बढ़ा है। 47%? और नेट प्रॉफिट मतलब सब कुछ चुकाने के बाद का शुद्ध मुनाफा 59% बढ़ा है। इसी वजह से कंपनी का EPS यानी कंपनी के हर एक शेयर पर होने वाली कमाई वो भी पिछले साल के 4.73 से बढ़कर 7.53 हो गई है। अच्छा। सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी के हर हिस्से की कीमत अब पहले से ज्यादा कमाई करके दे रही है। ठीक है, तो कमाई जबरदस्त बढ़ रही है, पर ये पैसा आ कहां से रहा है? कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है जो इस तरह की ग्रोथ दे पा रहा है? कंपनी के कारोबार के आप कह सकते हैं 2 मुख्य स्तंभ हैं और यहीं पर आपकी वो भरोसेमंद नौकरी और स्टार्टअप का सपना वाली बात एकदम फिट बैठती है। पहला स्तंभ है B2B प्राइवेट लेबल बिजनेस। ये है इनकी भरोसेमंद नौकरी। ये दुनिया के सबसे बड़े इंस्टेंट कॉफी के प्राइवेट लेबल निर्माताओं में से एक हैं। एक मिनट, प्राइवेट लेबल, इसका मतलब आसान भाषा में समझाइए जरा। हाँ बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए जैसे ये कॉफी के दुनिया के फॉक्सकॉन है। अच्छा, फॉक्सकॉन जैसे? हाँ, जैसे फॉक्सकॉन एप्पल के लिए आईफोन बनाता है, वैसे ही ये कंपनी दुनिया भर के बड़े बड़े सुपरमार्केट चेन और ब्रांड्स के लिए बेहतरीन कॉफी बनाकर देती है और वो ब्रांड्स उस पर अपना ठप्पा लगाकर बेचते हैं। समझ गया। काम पक्का होता है, बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं, लेकिन मार्जिन यानी मुनाफा थोड़ा कम होता है। इनके भारत और वियतनाम में बड़े प्लांट हैं जो इस बिजनेस की रीढ़ है। तो ये है वो इंजन जो कैश पैदा कर रहा है। और स्टार्टअप का सपना क्या है? वो है इनका दूसरा स्तंभ B2C ब्रांडेड बिजनेस। अब कंपनी अपने खुद के ब्रांड बना रही है, भारत में भी और ब्रिटेन में कुछ ब्रांड्स को खरीद कर भी। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ तीसरी तिमाही में ही ब्रांडेड बिजनेस से लगभग 120 करोड़ रुपए की ग्रॉस सेल्स हुई। सिर्फ एक तिमाही में? जी, और मैनेजमेंट को उम्मीद है कि इस पूरे वित्तीय वर्ष में ये आंकड़ा 430 से 440 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और इस ब्रांड को लोगों तक पहुंचा कैसे रहे? मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का क्या? डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए भारत में इनका नेटवर्क लगभग 1,40,000 दुकानों तक पहुंच गया है। मकसद साफ है, B2B के कम मार्जिन वाले बिजनेस से निकलकर रिटेल के ज्यादा मार्जिन का फायदा उठाना। 1,40,000 आउटलेट्स, ये आंकड़ा सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि देश के जो बड़े खिलाड़ी हैं जैसे नेस्ले, विप्रो, उनके मुकाबले ये कितना है? क्या हम अभी भी मैदान में एक बहुत छोटा खिलाड़ी हैं? बहुत अच्छा सवाल है। उन बड़ी कंपनियों के मुकाबले ये नेटवर्क अभी भी बहुत छोटा है। उनका डिस्ट्रीब्यूशन तो लाखों लाख दुकानों तक है। अच्छा। तो हाँ, इस B2C बिजनेस में ये अभी एक चैलेंजर ही है और यहीं पर सबसे बड़ा जोखिम भी है जिसकी बात हम आगे करेंगे। चलिए उस पर आते हैं, लेकिन पहले ये ग्रोथ के आंकड़े तो कमाल के हैं, पर अक्सर ऐसी तेजी तूफान से पहले की शांति जैसी होती है। कई कंपनियां तेजी से बढ़ने के चक्कर में इतना कर्ज ले लेती हैं कि एक झटका भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्या यहाँ भी वही कहानी है? कंपनी की बैलेंस शीट कितनी मजबूत है?
वहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है और यही बात इसे और भी प्रभावशाली बनाती है। 1 साल पहले कंपनी पर कुल कर्जा यानी टोटल डेट लगभग 2000 करोड़ रुपए था। 2000 करोड़। हाँ, और अब वो घटकर सिर्फ 1448 करोड़ रह गया है। काफी बड़ी गिरावट है। बिल्कुल। मैनेजमेंट ने मार्च 2026 तक इसे 1250 करोड़ तक लाने का लक्ष्य रखा था और वे उस लक्ष्य के बहुत करीब है, मतलब लगभग पहुंच ही चुके हैं। ये बात मुझे वाकई चौंका रही है। एक तरफ आप कह रही हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ 20% है, यानी वो ज्यादा माल बनाए और बेच रहे हैं। ज्यादा माल बेचने के लिए तो ज्यादा पैसा यानी वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। फिर कंपनी अपना कर्ज कैसे कम कर पा रही है? कहीं वो भविष्य के जरूरी खर्चों में कटौती तो नहीं कर रही? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ज्यादा माल बनाने और बेचने के बावजूद कर्ज कम करना ही उनके मजबूत कैश फ्लो और बेहतरीन ऑपरेशनल मैनेजमेंट को दिखाता है। इसका मतलब है कि वो अपने रोजमर्रा के खर्चों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और जो पैसा कमा रहे हैं उससे कर्ज चुका रहे हैं, ना कि सिर्फ बिजनेस में वापस लगा रहे हैं। दस्तावेजों में एक दिलचस्प मीट्रिक का जिक्र है, EBITDA प्रति किलो। ये क्या चीज है और ये क्यों जरूरी है? मैनेजमेंट ने एक बहुत दिलचस्प नंबर दिया है, EBITDA प्रति किलो, जो 135 से 140 रुपए है। इसे आप कंपनी का असली मुनाफा मान सकते हैं। असली मुनाफा? हाँ, मतलब कॉफी बीन्स के दाम चाहे ऊपर जाएं या नीचे, कंपनी हर 1 किलो कॉफी बेचने पर लगभग इतना पैसा कमा ही लेती है। ये उनकी ऑपरेशनल ताकत को दिखाता है। ये बताता है कि कंपनी सिर्फ कच्चे माल की कीमत पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी प्रोसेसिंग और क्षमता से वैल्यू बना रही है। अच्छा। इसी वजह से उनके ओवरऑल मार्जिन भी सुधरे हैं। EBITDA मार्जिन 17.8% और नेट मार्जिन 9.6% तक पहुंच गया है। तो ये तो हुई उनके B2B यानी भरोसेमंद नौकरी की कहानी, जहां मार्जिन अच्छे हैं। लेकिन उनके B2C यानी स्टार्टअप वाले सपने के मार्जिन का क्या वहां भी यही कहानी है? नहीं, वहां स्थिति बिल्कुल अलग है। प्रबंधन के अनुसार ब्रांडेड बिजनेस के मार्जिन फिलहाल सिर्फ 5 या 8% हैं। सिर्फ 5-8%? इतना कम क्यों? क्योंकि ये एक क्लासिक रणनीति है। कंपनी ब्रांड बनाने, मार्केटिंग, विज्ञापन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करने में भारी निवेश कर रही है। मतलब ये कुछ ऐसा ही है जैसे कोई बेहतरीन शेफ सालों तक 5 स्टार होटलों के लिए खाना बनाता रहे और फिर एक दिन सोचे अब मैं अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलूंगा। सही उदाहरण है। खाना बनाना आता है, पर रेस्टोरेंट चलाना, उसकी मार्केटिंग करना, ग्राहकों को खींच कर लाना, ये बिल्कुल अलग खेल है। यहां भी वही चुनौती है। बाजार में हिस्सेदारी जीतने के लिए शुरुआत में मुनाफे से समझौता करना पड़ता है। तो लक्ष्य ये है कि एक बार ब्रांड बन जाए तो बाद में मार्जिन बढ़ेंगे। बिल्कुल, लक्ष्य यही है कि लंबे समय में ज्यादा मार्जिन कमाया जा सके। ठीक है, तो तस्वीर ये बन रही है कि एक तरफ एक मजबूत कैश कमाने वाला बिजनेस है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा दाव जिसमें पैसा लग रहा है। हाँ। अब उन खतरों की बात करते हैं जो इस पूरी कहानी को पटरी से उतार सकते हैं। सबसे बड़ा बाहरी खतरा क्या है? सबसे बड़ा बाहरी खतरा हमेशा की तरह कच्चे कॉफी की कीमतों में उतार चढ़ाव है। हालांकि कंपनी ज्यादातर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती है, जिसका मतलब है कि अगर कच्चा माल महंगा होता है तो वो अपने ग्राहक से ज्यादा पैसा ले सकती है, जिससे उसका मार्जिन तो सुरक्षित रहता है। तो फिर खतरा क्या है अगर मार्जिन सुरक्षित है तो? खतरा मार्जिन का नहीं, मांग का है। जब कॉफी की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं तो जो बड़े ग्राहक हैं वो अपने ऑर्डर टाल देते हैं या कम कर देते हैं। अच्छा, वो इंतजार करते हैं? हाँ, वो इंतजार करते हैं कि कीमतें नीचे आए। इससे कंपनी की सेल्स पर सीधा असर पड़ता है, भले ही उनका प्रति किलो मुनाफा सुरक्षित हो। हाँ, समझ गया। और कंपनी के अंदर के खतरे, क्या कोई ऐसी कमजोरी है जिस पर नजर रखनी चाहिए? हाँ, एक क्षमता से जुड़ा खतरा है। रिपोर्ट बताती है कि छोटे पैकेट यानी सैशे या पाउच बनाने की उनकी जो क्षमता है वो लगभग 100% इस्तेमाल हो रही है। पूरी तरह से? हाँ, और ये सेगमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर इसे जल्दी नहीं बढ़ाया गया तो कुछ बड़े ग्राहक हाथ से निकल सकते हैं, जो खास तौर पर सैशे पैक की मांग करते हैं। ये एक अच्छी समस्या है, मतलब डिमांड है, लेकिन फिर भी एक समस्या है जिसे जल्दी सुलझाना होगा। रिपोर्ट में ऑडिटर की एक टिप्पणी का भी जिक्र है कि कुछ विदेशी सब्सिडियरी के खातों की जांच दूसरे ऑडिटर्स ने की है। क्या ये कोई चिंता की बात है? देखिए, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, खासकर जब कंपनी कई देशों में काम करती है। इसमें अपने आप में कुछ भी गलत नहीं है। तो इसे रेड फ्लैग ना माने?
अभी के लिए नहीं, लेकिन इसे एक गवर्नेंस पॉइंट के तौर पर हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इससे बस ये सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी के हर हिस्से में हिसाब किताब के मानक एक जैसे और मजबूत है। अभी ये कोई बड़ी चिंता नहीं है, पर इस पर नजर बनी रहनी चाहिए। तो उन सब जानकारी के आधार पर आगे के लिए कंपनी की क्या योजना है? वो अपने इस B2B इंजन और B2C सपने को एक साथ कैसे आगे बढ़ाएगी? उनकी रणनीति साफ तौर पर 2 हिस्सों में बटी हुई लगती है। पहला, अपने इंजन को और मजबूत करना। इसके लिए वो वियतनाम में अपने फ्रीज ड्राइड कॉफी प्लांट की क्षमता बढ़ा रहे हैं। ये एक प्रीमियम हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। और साथ ही, जैसा हमने बात की, छोटे पैकेट बनाने के लिए मॉड्यूलर विस्तार कर रहे हैं। मतलब जरूरत के हिसाब से मशीनें जोड़ते रहेंगे। और ब्रांडेड बिजनेस यानी सपने को सच करने के लिए उसके लिए दूसरा फोकस है ब्रांड का विस्तार। भारत में डिस्ट्रीब्यूशन को 1,40,000 आउटलेट से और आगे ले जाना और मार्केटिंग पर खर्च बढ़ाना। इसके अलावा वो नए प्रोडक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं, जैसे इंस्टेंट कोल्ड ब्रू और स्पेशलिटी कॉफी, ताकि बाजार में कुछ नया और अलग पेश कर सकें। तो हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए आगे? हमें ये देखना होगा कि अगली तिमाही में ग्रोथ की रफ्तार बनी रहती है या नहीं, मार्च तक कर्ज कम करने का लक्ष्य पूरा होता है या नहीं, और वियतनाम प्लांट का विस्तार कितना असर दिखाता है। तो संक्षेप में कहें तो ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जो अपनी भरोसेमंद नौकरी यानी स्थिर B2B बिजनेस से मिले कैश का इस्तेमाल करके अपने स्टार्टअप के सपने, मतलब ब्रांडेड B2C सेगमेंट को तेजी से बढ़ा रही है। हाँ। और ये सब करते हुए वो प्रभावशाली तरीके से अपना कर्ज भी कम कर रही है। बिल्कुल। और अंत में विचार करने के लिए एक बात यह है कि कंपनी एक क्लासिक रणनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रही है। भविष्य के लिए बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो कॉफी की कीमतों को कैसे मैनेज करते हैं। असली सवाल ये है कि क्या वो वाकई में एक ऐसा ब्रांड बना सकते हैं जिसे उपभोक्ता नेस्ले और ब्रू जैसे स्थापित खिलाड़ियों के मुकाबले चुने। ये सबसे बड़ा सवाल है। और उस सफलता की लंबी अवधि में क्या कीमत चुकानी होगी, पैसे के मामले में भी और समय के मामले में भी। एक बार फिर याद दिलाते हैं कि ये विश्लेषण केवल सूचना के उद्देश्य से है। ये किसी भी प्रकार की वित्तीय सलाह नहीं है। निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात करें।